उनकी जो नेतृत्व में बहुत ज्यादा बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अब जिक्र कर लेते हैं कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कर्नाटक की हम बात करेंगे, जहां बीजेपी कांग्रेस की कितनी टक्कर देखी जा रही है, इसका अनुमान हम देखेंगे। ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, कर्नाटक में बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी पड़ेगा। 28 लोकसभा सीटें कर्नाटक में हैं और 2019 में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिल पाई थी। इस बार ओपिनियन पोल में ये सर्वे क्या बता रहा है, मनोज जी? बिल्कुल लावण्या, अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो मैं अपने दर्शकों को आंकड़े दिखा दूं, क्योंकि 543 में से 494 सीटों का अब तक रुझान हम सामने रख चुके हैं। कर्नाटक, जिसे दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी का कमल दक्षिण में सबसे ज्यादा अगर खिल कर आता है तो वो कर्नाटक में आता है। और कर्नाटक में ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये साफ तौर पे आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है या नहीं है, क्योंकि पहले बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। कुल सीटें कर्नाटक में 28 है। पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी, इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 22 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। आप देखिए कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं सरकार होने के बावजूद भी, 2 सीट जेडीएस को मिल रही है। इसे हम किस तौर पर समझें? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति बचाने में सक्षम हो पाई है? क्या सिद्धरमैया कुछ नहीं कर पाए हैं? डीके शिव कुमार कुछ नहीं कर पाए हैं, जो लगातार मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। माइन साहब, यह माना जा रहा था कि अगर कर्नाटक में सरकार है और कांग्रेस ने जो न्याय गारंटी वहां पर दी है, राहुल गांधी की 11 गारंटी है, इस बार वो कमाल कर देंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कमाल हो नहीं पा रहा। बीजेपी बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है, 25 में से मात्र 3 सीटें कम है आपके ओपिनियन पोल के अनुसार। बिल्कुल, बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जो वोट शेयर है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उनके जो वोट शेयर हैं 52%, वो हमेशा से उनके साथ थे और हैं अभी भी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अलायंस की बात अगर करते हैं तो जेडीएस के साथ अलायंस करने का फायदा कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखने को मिलेगा, क्योंकि एक वोकलिग्रा जो समुदाय है उसका वोट जेडीएस के आने के बाद स्प्लिट होता हुआ हम लोगों को दिखेगा, जिसका फायदा फिर वापस से बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। यही एक कारण रहा है शायद कि जेडीएस के साथ अलायंस पे वो लोग गए हैं, जिसमें हम लोगों को 2 रीजन, एक ओल्ड मैसूरू और उसका कहीं ना कहीं बैंगलोर, ये 2 एक रीजन है जहाँ पे जेडीएस के जो वोकलिग्रा समाज के लोग हैं उसका कहीं ना कहीं डोमिनेशन रहा है और उसका फायदा बीजेपी। ये आपने सही कहा, क्योंकि कर्नाटक हमेशा जाति की राजनीति करता और 3 बड़े जातियां, लिंगायत है, लिंगायत के बाद वोकालिका जिसका जिक्र कर रहे थे, और कुर्बा, यानी कि तीनों मिलाकर वो समीकरण है। लेकिन देखिए तस्वीरें देखिए आप, सबसे ज्यादा उम्मीद कर्नाटक से है। देश के प्रधानमंत्री को, बीजेपी को उम्मीद है और 25 सीटें हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है क्योंकि वहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर गारंटी देती है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ने को तैयार नहीं है। मंगलूर में ये जो रोड शो चल रहा है, ये जो आपको रात में रोड शो दिखाई दे रहा है, ये जनता दिखाई दे रही है, देश के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, जो हाथों में लोगों को कमल दिखा रहे हैं, ये मंगलूर के हैं। मंगलूर का संकेत है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, दक्षिण में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, पहले भी झोंकी गई थी, अभी भी झोंकी गई थी। कर्नाटक को छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन बीजेपी छोड़ेगी नहीं, मोदी छोड़ेंगे नहीं, ताकत झोंक रहे हैं। देखिए ये साथ में आप देखिए, ये रोड शो चल रहा है और यहाँ साइड में देखते जाइए, आपको पूरा रेला चलता लोगों का, कार्यकर्ताओं का, कर्नाटक की जनता का। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग, अब मैं आपको गौर से दिखाता हूं, ये लगातार पूरे उसके साथ लोग चल रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, पूरा ये रोड शो चल रहा है, बड़ा लंबा रोड शो है ये कर्नाटक में। शायद यही कारण है कि कर्नाटक बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए ओपिनियन पोल के अनुसार, इंडिया न्यूज के रिसेंट ओपिनियन पोल में 25 सीटें बीजेपी की थी, 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें यहां पूरी नहीं हो पा रही हैं। सेवियो साहब से बात कर लेते हैं। रोड्रिक साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी की एक खूबी तो देखिए कि जब तक उसके हाथ में रिजल्ट नहीं आता है वो कोई कमी छोड़ती नहीं है। आप देखिए, जो सबसे मजबूत गढ़ दक्षिण का है, बाकी जगह भी काम चल रहा है, लेकिन यहां भी छोड़ने को तैयार नहीं है आप। अभी भी रोड शो चल रहा है, लाइव तस्वीरें मैंने दिखाई। क्या है मनोज की बीजेपी की जो पॉलिसी है और मंत्र है कि हम अंत तक लड़ेंगे, सारी हमारी जो स्कीम्स और सारी हमारी जो प्रॉमिसेस है वो लोगों के पास लेकर
उनको बताकर, उनको समझाकर, बूथ लेवल तक जाकर उनको उनके साथ बैठकर विचार करके आगे जाना चाहिए, क्योंकि अंत में जो वोट करता है वो एक उम्मीद पे वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा नाम है जो पॉलिटिक्स में कोई परिवार का नाम है और परिवार का नाम वजह से आप हमें वोट कीजिए, नहीं। हर कोई परिवारवाद और कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार का अंत सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रहार प्रधानमंत्री मोदी इस बार चुनावी मंच पर करते हुए नजर आते हैं, राजलक्ष्मी जी। लेकिन एक बात पर गौर करना होगा कि नवरात्रि का मौका है और व्रत रखे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसके बावजूद आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि रात के वक्त भी रोड शो कर रहे हैं। और कर्नाटक में जिस तरह के ओपिनियन पोल में सर्वे बता रहा है कि थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2014 में 17 से 25 पर पहुंचे। इस बार भी केवल 3 सीटों का फर्क, जो कि हो सकता है कि पूरा करने का जो प्रयास हो रहा है सफल हो। लेकिन नारी शक्ति को सशक्त करने का संकल्प पत्र आज भी जो जारी हुआ उसमें भी उसका जिक्र था। नारी शक्ति का जो आशीर्वाद है नवरात्र के मौके पर प्रधानमंत्री को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। और जैसा आप कह रहे हैं, अभी आपके ओपिनियन पोल के आज के नतीजे और जो 4 जून को आएंगे, वो उसके बाद के जो नतीजे होंगे, मुझे लगता है उसमें बहुत अंतर होगा। तो ये जो है उनका ये एक खूबी है कि कोई भी एक अगर बाईपोल भी होगी तो भी प्रधानमंत्री जी पूरी उसमें ताकत लगा देंगे, ये देखने के लिए कि एक सीट भी कहीं पे हम गंवाए नहीं। तो ये जो है उनका जो प्रयास है और उनका जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो है उसका नतीजा उनको फिर बाद में इलेक्शन में नजर आता है। और फिर विपक्ष कहती है कि ईवीएम हैक हो गया। तो देखिए, उन्होंने कोई भी आज तक कोई भी सीट, कोई भी विषय को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया है। वो प्रयास लगाते ही रहते हैं। भले ही आज आपके ओपिनियन पोल में अगर पूरी की पूरी सीटें उनके नाम भी आ जाए तो भी वो प्रयास करेंगे, और वो भी फिर भी वो देखेंगे कि एक वोट की भी कमी नहीं पड़े कहीं पे। तो ये जो है, ये कंसिस्टेंसी की वजह से उनको बार बार ये जीत हासिल होती है। और आज उन्होंने क्या कहा है कि 24/7 फॉर 2047, तो उनका विजन तो कुछ और ही है। उन्होंने कितने आगे की सोच रखी है। निजाम साहब आपसे भी राय ले लेते हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस बहुत अच्छी करती हुई देखी जा रही है, लेकिन कर्नाटक में आपकी सरकार है, बड़े लीडर हैं शिव कुमार। जहां भी किसी दूसरे राज्य में परेशानी होती है, संकट में होता है, तो शिव कुमार भेजे जाते हैं। वहां पर आपके मुख्यमंत्री भी अच्छे खासी पहुंच रखते हैं। बावजूद आंकड़े जो बदलने चाहिए थे वो आंकड़े उस तरीके से बदल नहीं पा रहे, पीछे का कारण? मुझे लगता है कि आप अपने प्रोडक्शन टीम को कहिए, जहां पे कांग्रेस के पास 22 सीटें होने थे और बीजेपी के पास 3 या 4 सीटें होने चाहिए था। मे बी देयर इज अ टाइपो एरर। नहीं, हमारी प्रोडक्शन टीम नहीं है ये। मयंक साहब हमारा चलता फिरता प्रोडक्शन। मयंक साहब जवाब आप ही दीजिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आप बता रहे हैं प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस किया हुआ कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है। इसके पीछे काफी मेहनत, काफी मशक्कत की गई है। प्रोडक्शन टीम जो मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर आप पूछे कि सैंपल साइज क्या होता है, आप थियोरेटिकल क्वेश्चन करें। अगर कुछ आप ऑब्जेक्टिव कुछ मैं आपको बताऊं तो शायद आपको समझ में आए कि रीजन क्या रहा है इन फिगर्स का। आपको पूछना चाहिए कि क्या रीजंस हैं, क्या आपने सैंपल कहां से उठाए, किस सामाजिक वर्ग को आपने फोकस किया। नहीं, अगर आप ये 14-15 सीटें दे देते कांग्रेस को तो फिर निजाम साहब कहते कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि कुछ ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा ही हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस में, यही तो प्रॉब्लम है। कम कर्नाटक में आ गए तो वो मैं राजीनामा दे दूंगा, ख्याली दुनिया में राजनीति को। अगर कर्नाटक में 20 सीट नहीं कांग्रेस आए, ख्याली क्या दुनिया में प्रधानमंत्री रह रहा अपनी है, राहुल राजनीति गांधी त्याग देंगे? जहाँ से सोना से आलू से सोना निकालते हैं। अच्छा निजाम साहब, नहीं आते हैं, निजाम साहब क्या आप वो किस त्याग दावे के देंगे? साथ कह रहे हैं कि कर्नाटक में 20 सीटें आ जाएंगी? ईमानदारी से बताना आप, ईमानदारी से बताइए किस दावे के साथ कह रहे हैं कि कर्नाटक में 20 सीट आ जाएंगी कांग्रेस की? बताइए। मैं बताता हूँ। सीटें गिन के बताऊं मैं आपको या कारण बताऊं? नहीं, किस दावे के साथ कह रहे हैं? दावा सिंपल है भाई साहब। देखिए बीजेपी से लोग यहाँ पे ट्रस्ट थे, 40% की सरकार थी। हाँ। आज इतनी साफ सरकार है कि लोग इसको पसंद करते हैं। महिलाएं आज एक्चुअल अगर एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण अगर वीमेन का हुआ है, औरतों का हुआ है, तो कर्नाटक में है। आज एक कोने से दूसरे कोने तक बिना 1 रुपये के जा सकती है और आ सकती है।
हमने 2,000 रुपए एक घर की। निजाम साहब, मैंने ये सर्वे नहीं किया, सर्वे किया मयंक साहब ने, लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक सूझबूझ है, मेरी जितनी राजनीतिक सूझबूझ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका दावा गलत है। आप दावा कर रहे हैं कि 20 सीट आएंगी, मैं दावा कर रहा हूं कि 20 सीट नहीं आ सकती। कर्नाटक में कांग्रेस की 20 सीट नहीं आ सकती। पिछले 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट था पूरे देश में है, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने यहाँ पे मिनिमम सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रूल करती हुई आई है, करती हुई जाएगी। फिर से बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लिए कोई नया राज्य नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कर्नाटका उनका प्राइम फोकस रहा है और ये ओवरनाइट दिखता हुआ कहीं पे रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा ग्राउंड पे देखा, विधानसभा जितना अच्छा आप लोगों ने लड़ा था, लोकसभा उतना अच्छा नहीं लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिला, जिसका स्टैट्स हम लोग नहीं दे सकते हैं, बट कहीं ना कहीं रीजन ये है कि डीके शिव कुमार खुद नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस अच्छी सीट लेके आए। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस हिसाब से जो कर्नाटक के राजनेता दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो दावा निजाम साहब कर रहे हैं वही होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला। जो मैं जैसा आपको बता रहा था कि वहां के डिप्टी सीएम खुद नहीं चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो कांग्रेस ऐसे फिगर, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर जिसको मैं कहूंगा, वो लेके आए। कारण ये है कि अगर कांग्रेस ऐसे फिगर्स लेके आता है तो डीके शिव कुमार कहीं से भी सीएम नहीं बनेंगे। अगर कांग्रेस का फिगर कम होता है, ये सब कोई जानते हैं, ये बहुत अच्छे जानते होंगे, जब फिगर कम होगा तो ही डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं सीएम की दावेदारी ठोक सकते हैं। और यही चीज दिख रही है। जितने तगड़े से आप लोगों ने विधानसभा लड़ा था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैडेट्स को भी आपके पता है कि अब कितने अच्छे से आप लोग लोकसभा नहीं लड़ रहे। लेकिन अब देख लेते हैं कि केरल में क्या हालात हैं, केरल में ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि केरल की अगर बात करें तो 20 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। खाता 2014 में भी नहीं खुला था। हालांकि 20 में से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे 2019 में, जबकि 2019 की बात करें कांग्रेस को 15 सीटों पर यहाँ जीत मिली थी। ओपिनियन पोल क्या कहता है 2024 के लिहाज से मनोज? ओपिनियन पोल केरल को लेकर क्या कहता है? ये एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी ने कोशिश बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। केरल जहां से कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सीट है केरल में और 20 सीट में जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, अगर आप देखें तो बीजेपी 2 सीटें यहां पर पा रही है, यह मयंक साहब का कहना है। कांग्रेस यहां पर 11 सीटें पा रही हैं, यह मयंक साहब का कहना है। यूडीएफ 3 सीट और एलडीएफ 4 सीट पा रहा है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन जैसा कि मयंक साहब ने आंकड़े दिए, मेरे आंकड़े नहीं हैं, जैसा कि मयंक साहब ने आंकड़े दिए हैं, बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर, 2 लोकसभा की सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लब जिहाद का मामला बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। केरला स्टोरी आपने फिल्म देखी होगी, कई ऐसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है जिनके जरिए अपनी उपस्थिति देने की कोशिश की जा रही है। ये डेटा सामने आ रहा है, ये डेटा निकल कर आ रहा है। मयंक साहब, आपकी राय? पुदुचेरी की भी, पुदुचेरी का जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी 1 सीट, वहां पर लोकसभा की सीट ही 1 है, वो भी बीजेपी ले जा रही है। तो यहाँ विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए कुछ फिलहाल है नहीं है। अब आपसे चर्चा करना चाहूंगा केरल की। केरल सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोगों को लगा कि केरल में वोट शेयर हम लोगों को दिखता हुआ जो जमीन पे दिखा है वो 21% है, जो इससे पहले कभी नहीं रहा है। और ये एक सरप्राइज पैकेज रहेगा। साउथ में 2 ऐसा राज्य है जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद वोट शेयर में दिख रहा है हम लोगों को, वो है केरल और तमिलनाडु। केरल में मैं खुद था सर्वे में, साउथ केरल में, तो वहां पे बहुत हैरानी हुई हम लोगों को जान के कि आज भी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 3-4 सीट लेके आ रही है, बट वोट शेयर में दिख रहा है, बट वो तब्दीली सीट्स पे नहीं होता हुआ। तो मयंक साहब देखिए, एक तो है आपने जो मशक्कत की है, आपने जो मेहनत की है, 543। देखिए जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं, 543 में से 543 का आंकड़ा इस वक्त हमने सामने रख दिया। लोकसभा की सभी सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए गठबंधन 383 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कर रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में।
और इंडिया गठबंधन 109 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कर रहा है। अदर्स यानी कि अन्य गठबंधन 51 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, यानी कि 383 सीटें। एनडीए गठबंधन बीजेपी और उसके सहयोगी, बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं, लेकिन 400 के थोड़ा सा नीचे समीकरण देते हुए दिखाई दे रहे हैं मयंक बाबू। 543 में से 543 सीटों का आंकड़ा हमने सामने रख दिया है, यानी कि लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है उसका रीसेंट ओपिनियन पोल हमने आपको दिया है। मैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो स्टैच्यू है, जरा आपको वहां पर लिए चलता हूं और उस स्टैच्यू के जरिए आपको दिखाता हूं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, दक्षिण में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, 2014 से लेकर 2019 तक हम ये वाला हाथ जेब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई निकालो, कुछ निकल के आए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। बहुमत के आसपास वो आंकड़ा नहीं निकल के आ पा रहा है जो फिलहाल जेब में है, लेकिन यहां पर आंकड़े आप दिखाई दे रहे हैं। 543 में से 383 सीटें, इंडिया गठबंधन 109 सीटें, 51 सीटें अदर्स को मिल रही हैं, यानी कि आप समीकरण कह सकते हैं 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, लेकिन यहां पर 400 पार नहीं, लेकिन 383 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, दामों के नजदीक। और इंडिया गठबंधन का क्या? इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता पार करने की बात कर रहा था। इंडिया गठबंधन चाह रहा था कि हम इस बार सत्ता में मौजूद होंगे, लेकिन वो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मयंक बाबू के पास चलता हूं क्योंकि पूरा आंकड़ा सामने आ चुका है। वहीं एक और तस्वीर, दक्षिण में अब भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन दक्षिण में अच्छी उपस्थिति देने की कोशिश की है मयंक बाबू के हिसाब से। मयंक बाबू, उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम अगर सबको मिला दिया जाए तो जो 543 में से 383 आपने सीटें बीजेपी को दी हैं, किस आधार पर, कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे, क्या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दों में भी कौन कौन सा मुद्दा, विस्तार से समझा। राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, जो ग्राउंड पे हम लोगों को दिख रहा है। राम मंदिर का सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो हम लोगों को दिख रहा है। नॉर्थ में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता हुआ। हालांकि राम मंदिर का उतना ज़्यादा असर पंजाब में हम लोगों को नहीं देखने मिला, उतना ज़्यादा असर केरल में हम लोगों को देखने नहीं मिला। बट ओवरऑल जो जितने भी राज्य हैं उसमें नॉर्थ में, जिसको साउथ वाले काउ बेल्ट भी कहते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी हार्टलैंड, वहाँ पे राम मंदिर का एक बहुत बड़ा जो वोट शेयर हम लोग को दिख रहा है वो राम मंदिर के चलते मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, साउथ में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत पहले से काम किया है। फटीग हम लोगों को दिख रही है कांग्रेस में। कांग्रेस एक इस समय में कांग्रेस जितना अच्छा काम कर सकती थी, जितना मेहनत कर सकती थी, वो नहीं करती हुई दिख रही है। सबसे पहली बात, जब हम लोगों को नहीं, मेहनत किसे कहते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई की बात की जा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, युवाओं के पास विकल्प नहीं है वो मुद्दा उठा रही है। इसके साथ साथ राज्यों को केंद्र जो पैसा दे रहा है वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, विपक्षी पार्टियों को, वो मुद्दा उठा रही है। सारे मुद्दे तो उठा लिए, उसके बावजूद भी आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। मुद्दे वो उठा रही हैं, एसी कमरे में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जनादेश उनका कभी बढ़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है कि जो बीजेपी ने उन लोगों को लूज बॉल दिया था उन लोगों ने छोड़ा है। फार्मर एजिटेशन का उन लोगों ने कहीं भी उसको भुनाया नहीं, वो कहीं भी कांग्रेस ने बहुत तमाम अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन 109 पर इंडिया गठबंधन जाता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल में। लेकिन जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सेवियो जी, 370 का नारा तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 400 पार काफी दूर रह गया। वो ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल हमारा काम चल रहा है, 400 पार हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अरे निजाम साहब, सेवियो साहब 383 से संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि 383 नहीं 400 पार जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? आप एक काम करिएगा, आज इनको आप एक काम कीजिए, आप लिखिए निजाम जी। भाईजान सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई, हो गया 115 हो जाएगा। 2-3 लड्डू आज खा लीजिएगा, जब इलेक्शन आएगा आपको नींबू की जरूरत पड़ेगी। मैं लड्डू ये खाता बात याद नहीं, रखिएगा। मुझे डायबिटीज है। आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना टूटने वाले हैं। आपका जो गुब्बारा है वो टूटने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों आप हारेंगे, मैं बताता हूँ आप 200 से कम क्यों होने वाले हैं। मैं बताता हूँ, सुनिए मेरे, अरे मुझे बताने तो दीजिएगा। आप सिर्फ आप ही बताएंगे तो हम क्या करें? 40 सीट के नीचे से भी आ जाएगा। वही कह रहा हूँ, आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं, आप मैं आपको एक रुमाल दे दूंगा उस समय, और बेहतर सपने आएंगे। मैं आपको एक रुमाल दे दूंगा उस समय।
मुझे रोने जवाब के लिए। देने दीजिए। आपके पास रुमाल भी नहीं जवाब होगा उस देने समय। दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। राजलक्ष्मी जी आपके पास आते हैं। राजलक्ष्मी जी, जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि ये हकीकत के इर्द गिर्द है? जी बिल्कुल। देखिए कांग्रेस का जो रवैया है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वो उनको वो सर्वे को तो बदल नहीं सकते, तो उन्होंने कह दिया कि सर्वे ही गलत है। तो ये जो है उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, यही तो वजह है कि देखिए ये ना चंद महीनों में ही एंटी ठीक है राजलक्ष्मी जी, इंतजार करेंगे इस बात का कि ये जो ओपिनियन पोल है वो कितना रिजल्ट में तब्दील हो पाते हैं, और क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है पार्टीज के पास, तो वो कितनी और मेहनत करते हैं इन्हें और आंकड़ों को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल वंदना, तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने ये आंकड़ा दिखाया, मयंक बाबू मेरे साथ थे। मयंक बाबू आइए, आपने जो तमाम सारा जो समीकरण निकाल के दिया है, 543 में से 543 सीटें सामने दे दी हैं, और जो आंकड़ा निकल कर आया है वो आंकड़ा निकल कर आया है 383 सीटों का। 383 सीटों में से 109 सीटें इंडिया गठबंधन को और 51 सीटें अदर्स को मिली हैं। फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे और सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया आपका, थैंक यू।